अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और सिस्टम को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि एक आई क्लिनिक के ऊपर डिज़ाइन किया गया था। और इस सिस्टम की सबसे ख़ास बात यह है कि ये क्लाउड बेस्ड है और इसके बैकएंड को माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट के ऊपर अपलोड किया गया है। और इसका फ्रंट एंड आप जिस जिस कंप्यूटर के अंदर रखेंगे तो और आप जब उसे रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपने बैकएंड से कनेक्ट कर लेगा और आप लाइव डेटा जो है वो रिव्यू कर सकेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप लाइव डेटा, यानी एक लोकेशन से अगर किसी ने कोई अपडेट की तो फिर ऑन द स्पॉट इमीडिएटली जो है वो सेकंड लोकेशन के ऊपर, अगर वहाँ पर भी ये सर्वर ये सिस्टम जो है वो लॉगिन है तो वहाँ उसे फ़ौरन ऑन द स्पॉट उन्हें अपडेट मिल जाएगी। और ये सिस्टम क्लाउड बेस हमने कर लिया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस के अंदर किसी तरह का कोई आप कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं आई और ये अभी भी अपनी फुल परफॉर्मेंस के अंदर वर्किंग कर रहा है ये सिस्टम। हम इस सिस्टम का आज छोटा सा एक डेमो करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले इसका जो है वो फर्स्ट पेज लॉगिन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर के आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्लाउड बेस्ड है। और यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर देखें कॉर्नर में तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन विद शेयर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो बैकएंड है वो अपलोडेड है शेयर पॉइंट के ऊपर। और शेयर पॉइंट के ऊपर जब आप इसका बैकएंड अपलोड करते हैं तो वो बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीके से आप इसका बैकएंड अपलोड कर सकते हैं और इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको लॉगिन करना होता है माइक्रोसॉफ्ट की आईडी के ज़रिए। और ये सिस्टम यानी शेयर पॉइंट जो है जिसके ऊपर आप बैकएंड अपलोड कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी सब्सक्रिप्शन रखी है और इस वक्त जो पर यूज़र इसकी जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं आई थिंक $5 है कि मंथली बेसिस पे आपको $5 पे करने पड़ते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर आप 1 टेराबाइट तक की स्पेस हासिल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी स्पेस है एक डेटाबेस के लिए। और उसके अंदर आप काफ़ी बड़ा डेटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप अगर एक्सेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उन्हें क्लाउड बेस करके आप उन्हें आज के दौर के मुताबिक सिस्टम्स की तरह उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस सिस्टम को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है। इसको मैं एक मरतबा और क्लोज़ करके और दोबारा इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मुकम्मल तौर पर ये रीसेट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले लॉगिन है, लॉगिन में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और ये इसका इंटरफेस है जो कि आपने इससे पहले मेरे फ़ीस कलेक्शन सिस्टम के अंदर देखा होगा। सेम उसी तरह हमने ये डिज़ाइन किया था और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जब MS एक्सिस के अंदर मैंने कोई सिस्टम बनाया था। तो सबसे पहला जो सिस्टम था वो मैंने ये सिस्टम डेवलप किया था और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने बस 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स सजेस्ट की थी, बताई थी कि जी उन्हें एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, इसमें PSO पॉइंट ऑफ सेल्स चाहिए, और दूसरा उन्हें अपनी क्लिनिक के ऊपर टोकन नंबर जनरेट करने थे जिनके अंदर पेशेंट्स का डेटा हो। और टोकन नंबर जो है वो हर दिन से यानी हर नेक्स्ट डे के साथ जो है वो रीसेट हो जाए ऑटोमेटिक। और इसमें उनके अकाउंट्स को भी मेंटेन करने का हमने सिस्टम डेवलप किया है। तो आए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नए टोकन के साथ कि इसके अंदर अब एक नया टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे ऐड न्यू और देन यहाँ पर हम पेशेंट का नाम टाइप करेंगे, जैसे कि फजल अमीन। सॉरी मेरे दोस्त, आपका नाम मैंने एज अ पेशेंट टाइप किया है, माजरत के साथ। ओके जी। और ये फादर नेम
और ये मेल, और यहाँ पर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं जी, क्या दें डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि चलें मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि जस्ट एक डमी यानी डमी जो है वो तैयार हो जाए और मैं आपको आगे गाइड कर सकूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है जी, 36 ईयर्स और ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये एरिया यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि एरिया है, और फिर आप इसे सिंपल चार्ज कर सकते हैं, फीसेस चार्ज कर सकते हैं, कंसल्टेंसी, जनरल ओपीडी, अदर फीसेस, रजिस्ट्रेशन फ़ी, सर्जरी फ़ी और XYZ। इसके अंदर आप और भी बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस और उनका अमाउंट डाल सकते हैं, ये सेटिंग के टैब में आपको मिल जाएगा। मैं अभी जनरल ओपीडी को लेकर और एक नॉर्मल जो फ़ीस है इसकी 150 वो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसे सेव करूँगा। सेव कर लूँगा तो ये सिस्टम जो है वो इसका MR नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। ये MR नंबर जो है वो यूनिक होगा, हर पेशेंट को यूनिक MR नंबर अलॉट होगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि वो पेशेंट जब भी आपकी क्लिनिक पे आएगा तो MR नंबर से आप उसको ट्रेस कर सकेंगे और उसका डेटा निकाल सकेंगे। मुकम्मल डेटा उसका आपको मिल जाएगा कि वो कब कब आया, कब कब उसने क्या क्या फैसिलिटीज़ हासिल की, उन्होंने किस तरह की ट्रीटमेंट ली आपसे, क्या मेडिसिन्स वो आपसे लेके गए। तो ये तमाम चीज़ें आप इससे या फिर पेशेंट के नेम से या फिर सन ऑफ, वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ के की फील्ड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका पहला टोकन नंबर जनरेट करने का था मेथड कि ये देखें टोकन नंबर 1 इस वक्त जनरेट हुआ है मेरे पास, और अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू करूं तो फिर मुझे इसकी स्लिप मिल जाती है और मैं स्लिप जो है वो मैं पेशेंट को हैंड ओवर करके और अमाउंट कलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है जी, तो इसके बाद इसमें एक चीज़ ये भी है जो कि मेरे फ़ीस कलेक्शन सिस्टम में थी कि आप जैसे ही इसको सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एक मैसेज जनरेट करता है और पेशेंट को सेंड कर देता है कि जी उनका टोकन नंबर 1 है और उनके जो स्लिप चार्जेस हैं और उन्होंने कौन सी किस डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट उन्होंने अमाउंट पे किया, वो तमाम चीज़ें वो बआसानी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये टोकन नंबर जनरेट करने का मेथड थे। और इसके अलावा अगर ये पेशेंट हमारे पास दोबारा आता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक और मंथ यानी एक वीक के बाद दोबारा हमारे पास आए और अब मुझे दोबारा से इनको ऐड करना है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पेशेंट का नाम, तो मेरे पास पेशेंट का नाम आ जाएगा जैसे कि ये, और मैं जस्ट सिंपल क्लिक करूँगा तो मेरे पास उनका पूरा डेटा आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर जैसे कि कंसल्टेंसी फ़ीस है मैं उनसे ये रिसीव कर रहा हूँ अब, तो और मैंने क्लिक किया, सेव के बटन को प्रेस किया, तो अब एक नया रिकॉर्ड मेरे पास ऐड हो गया और ये उनकी एक और स्लिप जनरेट हो गई। ठीक है जी, और अब देखें आप टोकन नंबर 2 है और ये जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर दिन के साथ यानी एक दिन कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और उससे पेशेंट्स को केयर टेकर करने के लिए या फिर लुक आफ्टर करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और इस तरह आप फिर जो टोकन आप जनरेट कर चुके हैं वो आप रिव्यू भी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जनरेट किया और किसके अगेंस्ट आपने फ़ीस कलेक्ट की। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर टोकन नंबर को सर्च करने का पूरा मेथड है जिसको आप टोकन नंबर, डेट, स्लिप, MR नंबर, पेशेंट नंबर और ये तमाम फील्ड से सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आप पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं कि आज के दिन में आपके पास टोटल पेशेंट्स कितने आए और कितनी पेशेंट्स के जो अगेंस्ट जो आपको फीसेस कलेक्ट हुई हैं वो कितनी हैं, तो आप रन रिपोर्ट करके उसको देख सकते हैं कि कितनी फीसेस कलेक्ट हुई हैं। ठीक है जी, ये आप किसी एक पर्टिकुलर डेट में भी देख सकते हैं, किसी एक मंथ में भी देख सकते हैं, जैसे कि ऑल है
बाय डिस्क्रिप्शन, अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें, जनरल ओपीडी या फिर कंसल्टेंसी फ़ीस या सर्जरी फ़ीस XYZ, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय डेट भी कर सकते हैं, बाय मंथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मंथ यहाँ पर हम पे करें फ़ी टाइप करेंगे, उसके अगेंस्ट हम इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उसे सेव एज PDF भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं किसी के भी साथ। ठीक है जी, तो ये इसका पहला पार्ट था जिसके अंदर टोकन नंबर और पेशेंट्स का डेटा और उनसे रिसीव होने वाला अमाउंट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डेवलप हुई हुई हैं। और सेकंड इसका जो पार्ट है वो है पॉइंट ऑफ सेल्स यानी PSO। और उसके अंदर ये है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर जो फॉर्म डिज़ाइन किया है वो है न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने का फॉर्म इसके अंदर मौजूद है, जिससे हमने सिर्फ 4 चीज़ें रखी हैं, जिसमें पहली प्रोडक्ट की ID, प्रोडक्ट का नाम और प्राइस पर ईच क्या है और कैटेगरी। इसके अलावा XYZ और भी बहुत सारी फील्ड्स हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी वो चाहे। ठीक है जी, और पिक्चर भी हम दे सकते हैं इसको। और इसके अलावा इसी सिस्टम को हम बार कोड में भी तब्दील कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक बार कोड हो और उसके ज़रिए से ही वो बार कोड से पंच करें और वो प्रोडक्ट जो हैं उनकी स्लिप जनरेट हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें अब पॉसिबल हैं एक्सेस के अंदर और ये हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कभी इस तरह का सिस्टम डेवलप करवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे और जैसे कि इस वक्त मेरे पास 4 प्रोडक्ट ऐड हुई हुई हैं इस वक्त 1 2 3 4, और उनके प्राइसेस और उनकी कैटेगरीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं हमें। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है न्यू स्टॉक का, यानी जो प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया उसकी फिर हमें क्या करना है, उसका स्टॉक इसमें फीड करना है कि टोटल कितना स्टॉक हमारे पास स्टोर के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर अवेलेबल है। उस हिसाब से फिर हम उसकी सेल्स को जनरेट करेंगे। ठीक है जी, तो एक नए प्रोडक्ट की मैं कुछ वो कर देता हूँ, स्टॉक अपडेट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इसके अंदर आप अपडेट करेंगे। ठीक है जी, आपने किया ऐड और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का नाम, जैसे कि प्रोडक्ट नंबर 4। ठीक है जी, ये किस डेट में आपको रिसीव हुई है, जैसे कि 18 डेट में, और टोटल क्वांटिटी इसकी आपको कितनी रिसीव हुई, जैसे कि आपको रिसीव हुई है 50। ठीक है जी, और आपने ये सेव कर दिया। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे जो एक हमने फॉर्म बनाया है वहाँ पर आपको ये तमाम रिकॉर्ड मिल जाएगा और यहाँ से आप सर्च आउट भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि प्रोडक्ट 4 का कब और कितना स्टॉक हमारे पास आया, और यहाँ पर पूरी डिटेल आपको उसकी मिल जाएगी। जैसे कि 14 अक्टूबर को आपके पास की 85 की क्वांटिटी में रिसीव हुई, फिर 16 में 2 मरतबा आपको ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, एक मरतबा 50 और सेकंड में 20, और फिर 18 तारीख के अंदर हमारे पास 50 के अराउंड जो है वो नई मेडिसिन इसी की मेडिसिन हमें रिसीव हुई हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम स्टॉक को अपडेट करने का मेथड। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अवेलेबल है इस वक्त आपके स्टोर्स में, तो आप रिपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे स्टॉक बैलेंस लिस्ट, और फिर आप यहाँ से ऑल प्रोडक्ट अगर आप सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो आपको पूरी स्टॉक लिस्ट यानी मिल जाएगी कि आपको अब तक कितना स्टॉक आपको रिसीव हुआ, उसमें से कितना सोल्ड आउट हो गया, और इस वक्त आपके स्टोर में अवेलेबिलिटी कितनी है मेडिसिन्स की, और जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको नज़र आ रहा है उसका स्टेटस आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही वो आउट ऑफ द स्टॉक हो जाएगा तो स्टेटस जो है वो आउट ऑफ द स्टॉक में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी, ये स्टॉक लिस्ट है जिसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि आपको आपके स्टोर के अंदर टोटल अवेलेबल स्टॉक इस वक्त कितना है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल स्टॉक लिस्ट जो है वो आपको किस प्रोडक्ट की कितनी रिसीव हुई, तो यहाँ पर उसका पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी कि किस डेट के अंदर आपको किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई,
वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ इस लिस्ट में मिल जाएंगी। और इसके अलावा इसको आप बाय प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेल्स की रिपोर्ट है, प्रोडक्ट के लिए लिस्ट मौजूद है कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितनी हैं, ठीक है, और उनकी तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप स्टॉक को मेंटेन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्टॉक ख़त्म होने जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर लुक आफ्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था एक प्रोडक्ट को ऐड करना और फिर उसके स्टॉक को अपडेट करना। और अब इसके मेन पार्ट पर आते हैं, वो है सेल्स पॉइंट का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने कुछ फीचर्स ये ऐड किए हैं। सबसे पहला फ़ीचर इसके अंदर ये है कि अगर पेशेंट जो है वो जैसे कि जिसका ये सिस्टम हमने डेवलप किया, उन्होंने हमें कहा कि ये सिस्टम इस तरह डेवलप किया जाए कि ज़्यादातर जो उनके पेशेंट्स हैं वही उनसे जो मेडिसिन्स हैं उनसे वो कलेक्ट करते हैं। तो हमने इसके अंदर दो तरह से इसकी फीडिंग रखी है। पहला, आप इसमें जो पेशेंट्स ऐड किए हुए हैं उनसे आप स्लिप्स को जनरेट करें। और सेकंड ये कि अगर आप इसमें कोई नया कस्टमर ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकें। ठीक है जी, ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ और आप पेशेंट के नाम से स्लिप जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ज़ल अमीन। ठीक है जी, और ये मैंने क्लिक किया, ये उसकी पूरी डिटेल आ गई। और अब अगर वो मुझसे परचेज़ करना चाहता है प्रोडक्ट 1, ठीक है जी, तो अब इस वक्त मेरे पास उसकी जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो 27 है और सेल्स में 1 लिखी हुई आ रही है ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो मुझसे 2 परचेज़ करना चाहता है तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल 2 टाइप कर दूँगा। और यहाँ पर अगर वो मुझसे कुछ डिस्काउंट लेना चाहता है तो मैं डिस्काउंट भी यहाँ पर टाइप कर दूँगा। ठीक है जी, तो उस हिसाब से जो है वो स्लिप जनरेट हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये है कि अगर वो हमसे जस्ट स्लिप लेना चाहता है और वो हमसे प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करना चाहता, और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट करेंगे सेव करेंगे और फिर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे पास उसकी जो लिस्ट है वो इसकी यानी परचेज़ स्लिप जो है वो मेरे पास आ जाएगी और ये हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये इसका स्लिप देने का मकसद ये है कि आपने जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि टोटल अमाउंट उनका कितना बन रहा है अगेंस्ट देयर मेडिसिन्स। ठीक है जी, और इसका इम्पेक्ट आपके अवेलेबल स्टॉक पर नहीं पड़ेगा। अभी आपने जस्ट आपने उन्हें स्लिप प्रोवाइड की। ठीक है जी, अब आप देखें कि प्रोडक्ट 1 का मेरे पास टोटल स्टॉक इस वक्त जो है वो 27 था। और अब हम जब इसका नई स्लिप इसकी जब हम जनरेट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या इसके स्टॉक के ऊपर कोई असर पड़ा है, क्योंकि अब हमने जस्ट 2 जो है वो सेल्स के अंदर डाला और हमने जो है वो 50 रुपीज़ डिस्काउंट भी दिया, लेकिन वो जस्ट एक स्लिप हमने पेशेंट को प्रोवाइड की और ऑर्डर जो है वो उनका अब तक पेंडिंग है, यानी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर ये ख़ास चीज़ हमने डेवलप की है कि जब तक आप ऑर्डर को कंफर्म नहीं करेंगे आपकी स्टॉक में से डिटेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और आपके अकाउंट के अंदर उतना अमाउंट जमा नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप पेशेंट को स्लिप भी दे सकते हैं बगैर डिटेक्शन हुए और आप एक्चुअल स्लिप यानी पैड स्लिप भी जनरेट करवा सकते हैं इसमें। तो इसके अंदर हम 2 तरह की स्लिप्स हम बना सकते हैं, अनपैड और पैड वाली स्लिप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वक्त हमारे पास जो है बस जस्ट एक ही स्लिप आ जाती है और यहाँ पर हम उसे इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि अनपैड है और पैड वाली अलग है। ठीक है, अब हम दोबारा से इस एक और स्लिप जनरेट करते हैं और इस बार ऑर्डर कंफर्म करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है अवेलेबल स्टॉक पर। ठीक है जी, मैं एक नया पेशेंट को ऐड करता हूं, बल्कि उसी पेशेंट को मैं दोबारा से रिकॉल करता हूं। ठीक है जी, और ये मैंने उन्हें रिकॉल किया दोबारा से और मैं दोबारा से उनको प्रोडक्ट 1 इस वक्त दिखा रहा हूं और देखें इस वक्त मेरे पास 27 जो है वो वैसा ही आ रहा है। और अब मैं इन्हें 2
क्वांटिटी जो है वो सेल करने जा रहा हूँ और 50 का डिस्काउंट भी हमने इन्हें प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी। और अब क्या करना है, हमने सबसे पहले ऑर्डर को कंफर्म करना है और ऑर्डर को हम कर देंगे कंफर्म्ड। ठीक है जी, ऑर्डर कंफर्म्ड हो जाएगा और फिर आप करेंगे सेव करने के बाद अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये स्लिप जनरेट हो गई और अब ये क्योंकि कंफर्म्ड ऑर्डर था और उनको 2 हमने सेल कर दिए और ये अमाउंट मेरे आज की पैटी कैश के अंदर जमा हो गया होगा। और इसके अलावा जो अवेलेबल बैलेंस था प्रोडक्ट 1 का, यानी 200 सोल्ड आउट हो गए, तो अब हमारे पास अवेलेबल स्टॉक 25 हो रहना चाहिए। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले तो मैं दोबारा से एक तीसरी स्लिप जनरेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो मैं ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ से दोबारा से हम रिकॉल करते हैं उसी पेशेंट को और ये हमारे पास पेशेंट आ चुका है। और अब मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट 1 मेरे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक आप देखें 25 आ रहे हैं आप के 2 मैंने सोल्ड आउट कर दिए। तो ये इसमें बाकायदा आपके स्टॉक पर काफ़ी बेहतरीन तरह की इसमें ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जिससे आप स्टॉक को काफ़ी बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे और जितना स्टॉक अवेलेबल होगा उतना ही आप सोल्ड आउट कर पाओगे। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो आप सेल जो है वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने जैसे प्रोडक्ट 1 मैंने यहाँ पर टाइप किया और अब अगर मैं 25 की 25 जो है वो सेल आउट कर लेता हूँ और इसमें मैं ज़ीरो अमाउंट भी कुछ भी नहीं देता, यानी कोई भी किसी तरह का डिस्काउंट नहीं देना चाह रहा, तो मैं जस्ट ऑर्डर को कंफर्म कर रहा हूँ। ऑर्डर कंफर्म्ड और सेव। ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो टोटल इस वक्त सोल्ड आउट हो गया और ये उसकी स्लिप जनरेट हो गई। ठीक है जी, और अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट 1 का कितना स्टॉक अवेलेबल है तो मैं यहाँ से जैसे कि मैं दोबारा से अब इस बार मैं कोई नया पेशेंट यहाँ पर ऐड करता हूँ और MR नंबर उसका नहीं है मेरे पास और मैं जस्ट यहाँ पर जी टाइप करता हूँ जैसे कि अली हसन। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है जी, ये हो गया और अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट 1 देखता हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ये देखें जी, मेरे पास आ रहा है काइंडली ऐड अ वैलिड क्वांटिटी नंबर और योर स्टॉक इज़ आउट ऑफ रेंज, प्लीज़ अपडेट योर स्टॉक फर्स्ट। आपका जो स्टॉक है वो इसमें नाकाफ़ी है। ठीक है जी, तो आपको सिस्टम जो है वो सेल करने की इजाज़त भी नहीं देगा कि आपका जो स्टॉक है वो आउट ऑफ आपका जो आपके पास जो क्वांटिटी है वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप इसमें सेल आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, अब अगर मैं देखना चाहूँ रिपोर्ट्स के अंदर और रिपोर्ट्स के अंदर मैं ज़रा चेकआउट करना चाहूँ बैलेंस लिस्ट और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना है, तो प्रोडक्ट 1 जो है वो देखेंगे 40 आउट ऑफ 40 सोल्ड आउट हो चुका है। अवेलेबल बैलेंस इसका 0 है और स्टेटस में आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। ठीक है जी, तो इससे आप बआसानी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर आप देखना चाहें सेल्स रिपोर्ट और आप देखना चाहें बाय प्रोडक्ट और आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट 1 कहाँ कहाँ सेल आउट हुआ, ठीक है, और प्रोडक्ट 1 को मैं देखना चाहता हूँ, तो ये पूरा प्रोडक्ट 1 की जो मुकम्मल डिटेल है मेरे पास वो मुझे नज़र आ जाती है। ठीक है जी, ये मेरी टोटल क्वांटिटी मेरे पास 40 थी और 40 के 40 मैंने कहाँ सेल आउट किए, ये सारे के सारे इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है कि ये क्वांटिटी और किस किस डे के अंदर किस किस कस्टमर को मैंने सेल आउट किया और उसमें मेरे पास टोटल जो है वो अमाउंट कितना बना, मैंने डिस्काउंट कितना दिया और पेएबल मेरे पास रिसीव कितना हुआ
तो ये पूरा स्टॉक की एक सेल्स का यानी एक पूरा प्रोडक्ट जो 40 की क्वांटिटी में मैंने सेल आउट किया है तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सोल्ड आउट क्वांटिटी के ऊपर भी हम सम का फंक्शन लगा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि 40 आउट ऑफ 40 जो है वो सोल्ड आउट हुए हैं या नहीं हुए। तो ये इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है इस वक्त आपके सामने। अच्छा, इसमें और भी है कि आप सेल्स रिपोर्ट को बाय डेट भी चेकआउट कर सकते हैं कि एक डेट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डेट के अंदर टोटल सेल्स कितनी हुई है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ आज की डेट, ओ सॉरी, ठीक है, और मैं आज की डेट में देखना चाहता हूँ कि टोटल सेल्स मेरी क्या क्या हुई है। तो यहाँ पर ये आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी, ये आपकी टोटल इस वक्त क्वांटिटी थी और ये आपने सेल आउट की और किस किस कस्टमर को की और उसमें से टोटल कितना अमाउंट आपको मिला, ये तमाम चीज़ें आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये थी सेल्स के हवाले से बात। और इसके अंदर आप बाय प्रोडक्ट, सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक बैलेंस लिस्ट और स्टॉक लिस्ट, ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर पेशेंट समरी रिपोर्ट है जिसमें आप पेशेंट्स का डेटा देख सकते हैं। और इसके अलावा सर्च में आप तमाम वो देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर कंफर्म्ड हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग्स हैं और कितनों पर आपने जस्ट स्लिप प्रोवाइड की है, कितने ऑर्डर्स हैं जो कंफर्म्ड ऑर्डर जिनके अगेंस्ट आपने अमाउंट कलेक्ट किया। तो ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और सेल्स के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ गाइड करता चलूँ कि इसके अंदर हमने एक चीज़ ये भी डेवलप की थी कि इन केस अगर डॉक्टर जो है वो खुद यानी पेशेंट को एज़ पर देयर जो उनको जो डिज़ीज़ है उसके अगेंस्ट जो वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो ख़ुद यानी स्लिप को सिर्फ जनरेट कर लें और जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसको ऑर्डर कंफर्म करके अमाउंट कलेक्ट कर ले, तो उस हिसाब से भी इस सिस्टम को हमने डेवलप किया था। उससे ये होगा कि अगर जो डॉक्टर हैं वो ख़ुद यानी हैंड राइटिंग में अगर वो कहीं पर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपना कि वो किस पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप तमाम इस सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी इस स्लिप के अंदर वो मेडिसिन आप फीड कर सकते हैं जो आपने मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट को सजेस्ट की हैं। तो स्लिप जो है वो यानी स्लिप भी उससे जनरेट हो जाएगी और उससे डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा कि उन्होंने किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन सजेस्ट की थी। अब वो पेशेंट के ऊपर है कि वो वहाँ से कलेक्ट करता है यानी से परचेज़ करता है या नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके स्टॉक के ऊपर आपका स्टॉक वैसे ही रहेगा जैसा होगा। जब तक ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा तब तक आपके स्टॉक की अवेलेबिलिटी उतनी ही रहेगी और अब अकाउंट्स में भी वही डेटा रहेगा जो कि पहले से मौजूद है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये चीज़ इसमें एक और चीज़ हमने डेवलप की थी, वो क्या थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर साहब ने जो है वो पेशेंट्स को डेटा प्रोवाइड कर दिया है। अब इसमें यह है कि रिसेप्शनिस्ट जो है वो उन्हें टोकन नंबर अलॉट कर देगा और फिर वो डॉक्टर साहब के पास आ जाएंगे और डॉक्टर साहब जो है उनको ट्रीटमेंट उन्होंने देखा, उन्हें चेकआउट किया और उसके बाद जो है वो उन्हें मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। जैसे कि ये पेशेंट आया और उसका MR नंबर यहाँ पर आ गया, तमाम चीज़ें, और डॉक्टर साहब ने उन्हें सजेस्ट किया कि जी आप प्रोडक्ट 2 जो है वो यूज़ करें इस डिज़ीज़ के लिए। और इसके अलावा जो है जी प्रोडक्ट 3 उन्होंने सजेस्ट की पेशेंट को कि जी आप ये वाली मेडिसिन भी आप यूज़ करें। ठीक है जी, तो ये 2 मेडिसिन डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की, लेकिन अब ये हुआ कि जो पेशेंट है उन्होंने अब यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने यहाँ पर इसे सेव कर लिया रिकॉर्ड को। और ये सिस्टम क्योंकि वेब बेस्ड है तो मल्टीपल सिस्टम्स पर एक ही टाइम में आप ओपन कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि जब वो रिसेप्शन पे जाएगा
तो यहाँ से उसका ऑर्डर, यानी जो उसका ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 30, वो यहाँ से रिसेप्शनिस्ट उसको कलेक्ट कर सकता है और फिर ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है। उस तरह जो स्टॉक है वो भी आपका सेल आउट हो जाएगा और इसके अलावा आपका अकाउंट भी मेंटेन हो जाएगा और साथ में डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर क्योंकि ये इसमें अभी तक पुराना प्रीवियस फॉर्म ही है, यहाँ पर हमने वो अपडेटेड फॉर्म यहाँ पर इस वक्त लगाया नहीं है। होगा ये कि इसी तरह का फॉर्म जो आपको सेल्स के अंदर नज़र आ रहा है, ये लास्ट हमारा अपडेटेड फॉर्म था। इसमें हमने ये कुछ चेक्स लगाए हैं। ये चेक्स क्या काम करते हैं कि जब पेशेंट आपके पास आता है और आपने उन्हें कुछ मेडिसिन सजेस्ट की, जैसे कि अतीक अहमद साहब, ठीक है, और ये आए बाय मिस्टेक कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वेब बेस्ड का सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर इंटरनेट वीक हो गया तो थोड़ा सा इसमें ये हैंगिंग का इशू आता है, माइनर सा जिसे आप कह सकते हैं। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब ने इन्हें सजेस्ट किया थी वह मेडिसिन 2, ठीक है, और इसके अलावा मेडिसिन 3 इनको सजेस्ट की थी। क्योंकि वो वाला फॉर्म जो सोल्ड आउट वाला है वो अपडेटेड नहीं है, तो मैं इसी पर इसकी एग्जांपल को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चेक सिस्टम असल में करता क्या है। और डॉक्टर साहब ने क्या किया था कि ऑर्डर को कंफर्म किया था। ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद जब वो रिसेप्शनिस्ट पे गए और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट पर अपनी स्लिप दिखाई कि जी डॉक्टर साहब ने मुझे जो मेडिसिन दी हैं, तो इससे लाइव डाटा आपका क्लिनिक के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने उन्हें क्या सजेस्ट किया है और रिसेप्शनिस्ट को पता होगा, उसको दोबारा से फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जस्ट क्या करेंगे, पेशेंट को बता सकते हैं कि जी आपकी मेडिसिन जो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की हैं वो 720 रुपये बनते हैं उसके। अगर वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कलेक्ट करना चाहते और वो अगर कोई डिस्काउंट चाहते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उसमें डिस्काउंट वगैरह डालकर उन्हें हैंड ओवर कर सकता है। और अगर वो कहते हैं कि जी मुझे एक मेडिसिन चाहिए, दूसरी मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता, जैसे कि मैं प्रोडक्ट 2 वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट 3 जो है वो कलेक्ट करना नहीं चाह रहे, तो अब चेक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि चेक असल में दरअसल है क्या। अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने उन्हें जो प्रोडक्ट 3 सजेस्ट किया था वो इसमें से आपने डिलीट कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने जो उन्हें प्रोडक्ट 2 और 3 दोनों यूज़ करने का कहा वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि आपने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, हमने रिकॉर्ड को रखना है लेकिन स्लिप को इस तरह जनरेट करना है कि प्रोडक्ट भी रहे और स्लिप में से अमाउंट डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। जैसे अब अनचेक करेंगे तो प्रोडक्ट तो रहेगी आपकी, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और अमाउंट जस्ट आपके पास एक ही आएगा जो कि है, और फिर उसके बाद आपने ऑर्डर कंफर्म करना है। ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और फिर सेव करना है आपने। तो अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि प्रोडक्ट तो स्लिप में दिखेगी लेकिन उसका अमाउंट स्लिप में नहीं दिखेगा। ठीक है जी, ये देखें इस वक्त आपको प्रोडक्ट 3 नज़र आ रही है लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिख रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उन्होंने सजेस्ट की थी कि ये जी मेडिसिन इस्तेमाल करें आपकी बेहतरी के लिए, लेकिन पेशेंट ने मना कर दिया कि जी मुझे सिर्फ एक मेडिसिन चाहिए जिसकी मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ, दूसरी मैं नहीं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर ये भी सिस्टम हमने डेवलप किया है जिससे आप लाइफ सर्कल के अंदर यानी डेटा को फीड करें और फिर एक क्लिनिक का पूरा सिस्टम यूटिलाइज़ करें। तो इसके अंदर ये कुछ सिस्टम्स हमने डेवलप किए थे। होप आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, और इस तरह के सिस्टम्स अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप डेवलप करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर हम दोबारा कम बैक करेंगे और वीडियोस को दोबारा से रिज्यूम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस बार कुछ प्रोजेक्ट्स की जो है वो ज़्यादा
डिमांड आ चुकी है और स्ट्रेंथ कम है हमारे पास जो इस सिस्टम को डेवलप कर सकें। तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं दोबारा से यूट्यूब के ऊपर जो है वो फ़ाल हो जाऊं और आप लोगों के साथ दोबारा से 1 to 1 फेस टू फेस जो है वो बातचीत हो। और होती यही है कि आप अपने घरों में होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा से जल्द रिज्यूम करूँ। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ जानना हो मज़ीद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर इस तरह के मज़ीद अगर आपको कोई सिस्टम्स डेवलप करवाने हैं तो भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, इस सिस्टम को आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव ख़ुद ब खुद सेव होता है और शेयर पॉइंट पर अपलोडेड है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके मंथली चार्जेस हैं और पर यूज़र जो है वो $5 अगेन ऑलमोस्ट शेयर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट कलेक्ट करती है। और उसमें आपको ऑनलाइन सर्वर मिल जाएगा जिससे आप अपना डेटा जो है वो क्लाउड बेस कर सकते हैं और कहीं पर भी किसी भी सिस्टम के अंदर आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट आपके पास फ्रंट एंड की फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए जो कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर रख सकते हैं या किसी और ऑनलाइन सर्वर के ऊपर रख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल मिल रहे हैं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।